केदारनाथ मंदिर के बाहर क्यूआर कोड लगने का। की वास्तविकता क्या है, जांच क्या हुई, उनकी पुलिस की जांच वो सामने आनी चाहिए। बाल संरक्षण आयोग की बात करें, वहाँ पे भी सेम ही जो अध्यक्ष थे पहले उन्हीं को ही दोहराया गया। महिला आयोग में भी सेम अध्यक्ष को दोहराया गया। तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया? देखिए, इस बारे में तो मैं अधिक नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कि मंदिर समिति और पंचमंडा समिति, इनका आपसी में जो है काफी वो चलता रहता है आपस में। हम अपनी सीमाओं को नहीं समझते। सबकी सीमाएं हैं और सबके समन्वय से, क्योंकि सब एक दूसरे के एक जो तीर्थ पुरोहित समाज है या हकूकधारी है वहाँ पर, और मंदिर समिति है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्या साथ में जरूरी ये नहीं है कि अगर हम नियम बना रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है? ये बातें बोलने के लिए तो अच्छी है कि टोकन दे रहे हैं हम, टोकन सिस्टम में सब चीज़। लेकिन उसको, उस व्यवस्था को संचालित कैसे करना है, वो उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। लगातार हेलीकॉप्टर्स चलना, लगातार जो वहाँ पे कार्य हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होना, इन सब चीज़ों को कैसे पहाड़ कैरी कर पाएगा? देखिए, ये विषय बड़ा लंबी चौड़ी डिबेट का विषय है। केदारनाथ धाम से सोना चोरी होने वाला जो प्रकरण था, अध्यक्ष था तब भी मैंने कई बार उच्च स्तर पर अनुरोध किया था कि भाई उस जांच रिपोर्ट को जारी किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये बवाल बना ही रहे, विवाद बना ही रहे, तो इस कारण से शायद वो जांच रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पर लगातार हम हर मुद्दे के बारे में बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मुद्दे के बारे में, एक ऐसे जगह के बारे में जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जगह का नाम है श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। ये दो एक ऐसे धाम हैं जो हमारे उत्तराखंड के शीर्ष पर ताज की तरह चमकते हैं, लेकिन इनमें जुड़े हुए कई मुद्दे ऐसे हैं जो अक्सर उठते तो हैं लेकिन उनके ऊपर बात नहीं होती है। आज उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी। सर, जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उठते तो हैं पर उनके बारे में खुलकर बात नहीं हो पाती। कुछ मुद्दे हमारे केदारनाथ धाम की भूमि से उठे, मुद्दे ऐसे जो बहुत गरमाए, लेकिन उनका क्लियर क्या बात थी या पूरी चर्चा क्या थी वो कभी जनता के सामने आ ही नहीं पाई। मुद्दा केदारनाथ मंदिर के बाहर क्यूआर कोड लगने का। तो क्या सारा वो मामला था? देखिए, जैसा आपने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जो है हमारे प्रदेश की पहचान है और देवभूमि के एक उत्कृष्ट, जिसको हम ये कह सकते हैं, जिसके कारण देश दुनिया में हमारी एक हमारे यहाँ के प्रदेश के प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था रहती है। जी। तो ऐसे धाम है और निश्चित रूप से कुछ मामले ऐसे हुए हैं विगत समय में कि जिनको लेकर के लोगों के मन में कई तरीके की आशंकाएं रही। और मैं भी मानता हूं कि जिन प्रकरणों को लेकर के किसी प्रकार की शंका आशंका हो, उनका निर्मूलन आवश्यक है और उन प्रकरणों पर पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से जो तस्वीर है वो जनता के सामने आनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है या स्थानीय जनता है, तीर्थ पुरोहित समाज है, उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। जहाँ तक आपने क्यूआर कोड के प्रकरण की बात करी, जी। जब ये मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो उसके पश्चात वहाँ पर केदारनाथ जी में भी और बद्रीनाथ जी में भी क्यूआर कोड लगाए गए थे। और क्योंकि यात्रा, आप समझ सकते हैं कि जब यात्रा प्रारंभ होती है, जिस दिन यात्रा वो रहती है, तो काफ़ी भीड़ रहती है, जी। काफ़ी व्यस्तताएं भी रहती है। हम अचानक से उस ओर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया कि इस तरीके से वहाँ पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, तो हमने तुरंत उसके लिए उसके पश्चात बद्रीनाथ थाने में उस क्यूआर कोड प्रकरण को लेकर के एफआईआर दर्ज करी। और अगर आपके संज्ञान में होगा तो मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि क्यूआर कोड जो प्रकरण था उसमें जो पुलिस तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी, उसकी वास्तविकता क्या है, जांच क्या हुई, उनकी पुलिस की जांच वो सामने आनी चाहिए लोगों के समक्ष। उसका क्या उन्होंने उसमें इंक्वायरी किस तरीके से की, क्या उनका निकला है उसमें, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। कि नहीं तो इसके कारण से लोगों में शंकाएं रहती हैं, कई तरीके के उनको संदेह उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आज भी मानता हूँ कि चमोली पुलिस को, चमोली जिले की पुलिस को
जैसे कि शुरू में उन्होंने जी। तत्परता के साथ में इस प्रकरण की जांच करी थी, और उन्होंने स्वयं मुझे भी पत्र लिखा था कि इस संदर्भ में, क्योंकि हमारे यहाँ से कार्यालय से उनको शायद जो आवश्यक जो दस्तावेज थे वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने स्वयं मुझसे, चमोली पुलिस ने मुझे लिखा था, पत्र भी लिखा था कि इस प्रकार से उनको जो जांच में है, जो आवश्यक हुँ, दस्तावेज हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने जो हमारे मुख्य कार्याधिकारी थे उनको बहुत कड़ाई के साथ में लिखा था कि जो पुलिस को जांच के लिए जो भी संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, आवश्यक जो भी कागजात हैं, उनको ससमय उपलब्ध कराए, ताकि जो जांच है, क्योंकि ये गंभीर मामला है और वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस को जांच में पूरी पूरी तरीके से आप सहयोग करिए। लेकिन मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि पुलिस ने प्रारंभ में जिस तेजी के साथ में इस हुँ। प्रकरण की जांच की, धीरे-धीरे वो जांच में ठंडी पड़ती गई, और उस जांच का क्या हुआ, जबकि उसके पश्चात मैंने जो वहाँ पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे, उसके बाद जो नए पुलिस अधीक्षक आए, जो वर्तमान में, उनसे भी इस मामले की चर्चा की थी कि भाई इस तरीके का प्रकरण था और इस प्रकरण का अभी तक आपने खुलासा नहीं किया, इसमें क्या क्या आपको जांच में, क्या जांच के दौरान में क्या इसमें पाया आपने, इसका खुलासा होना चाहिए, जनता के समक्ष ये तथ्य आने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और मेरा भी प्रयास रहेगा, जैसे मैंने, आपने देखा होगा कि विगत दिवस मैंने हुँ, अपने सोशल मीडिया जो हैंडल है फेसबुक से भी इस संबंध में एक पोस्ट भी जारी करी थी, जिसमें मैंने इस प्रकार के प्रकरणों को लेकर के जांच की वो है प्रक्रिया है, जो जांच का वो है, वो सार्वजनिक करने की मैंने मांग करी थी, ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। अगर इस प्रकरण में, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो क्यूआर कोड वाला प्रकरण है गंभीर प्रकरण है, बिल्कुल। और संभवतः जैसा कि प्रारंभ में मुझे चमोली पुलिस ने बताया, जब वो जांच प्रारंभ कर रहे थे, प्रारंभिक दौर में उनकी जांच चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मामला गंभीर है और इसमें बड़ी वित्तीय अनियमितताएं हुई है। लेकिन जब चमोली पुलिस ने प्रारंभ में ऐसा कहा, तो उस जांच को दबाया क्यों गया? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए, कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच को दबाया जा रहा है? तो चमोली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, और ये हमारे धामों की, जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है, उनकी गरिमा के विपरीत होगा कि अगर इस प्रकार के प्रकरणों को दबाया जाता है तो। सर आपने एक बात कही कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या पता कि इन जाँचों को दबाया जा रहा हो। एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार आपने बीकेटीसी के अध्यक्ष रहते हुए कई कामों को सँभाला है, व्यवस्थाओं को सँभाला है। अभी विगत दिवसों में जब ये अनाउंस हुआ कि बीकेटीसी के अध्यक्ष जब चुने गए, तो वो कोई और ही चुने गए। जबकि अगर हम बाल संरक्षण आयोग की बात करें, वहाँ पे भी सेम ही जो अध्यक्ष थे पहले उन्हीं को ही दोहराया गया। महिला आयोग में भी सेम अध्यक्ष को दोहराया गया। तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया? देखिए, इस बारे में तो मैं अधिक नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और ये हमारे सरकार और संगठन ने जो निर्णय लिया होगा, वो बहुत सोच विचार करके और उच्च स्तर पर ये निर्णय लिए जाते हैं संगठन और सरकार में। प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है, उसके बारे में भी किसी प्रकार से उनके निर्णय पर किसी प्रकार का सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अनुशासन की प्रक्रिया होती है, और उस अनुशासन की प्रक्रिया में के तहत मेरा किसी भी प्रकार से इस मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो मेरे कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, वो सारी जनता ने देखे हैं, सारे मीडिया के माध्यम से तमाम समय-समय पर आते रहे। हमने कई ऐतिहासिक वहाँ पर पहल भी करी है, और वर्ष 1939 में जी। जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, वर्ष 1939 में अंग्रेजों के समय में गठित हुई थी मंदिर समिति, और उसके पश्चात कई ऐसे विषय थे और कई ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसे सुधार थे, संशोधन थे जो हो नहीं सके थे। लेकिन मैंने अपने 3 वर्ष के एक संक्षिप्त कार्यकाल में उन कार्यों को करने का प्रयास किया। उसमें जैसे कि अ, पहली बात तो ये थी कि इतना बड़ा संस्थान होने के बाद, और जिस संस्थान की देश-विदेश में मान्यता है, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जी। की विश्व स्तरीय महत्ता है उस धाम की हमारे। उस संस्थान में वित्त अधिकारी जैसा महत्वपूर्ण पद नहीं था। हुँ, तो मैं आया तो सर्वप्रथम मैंने शासन से बहुत आग्रह करके और बहुत प्रयासपूर्वक वहाँ पर वित्त अधिकारी का पद सृजित कराया, और अधिकारी का पद सृजित कराने के पश्चात से
शासन से वहाँ पर प्रदेश वित्त सेवा के अधिकारी को तैनात कराया ताकि वित्तीय पारदर्शिता बने, जो हम्म। वित्तीय प्रबंधन है वो मजबूत हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका न हो। इस कारण से मैंने वहाँ पर सबसे पहले वित्त अधिकारी नियुक्त कराया और उसका हमको परिणाम भी दिखा कि जो हमारी मंदिर समिति की जो वार्षिक आय थी, जो हमारी इनकम होती थी, वो उसमें 3 से मेरे कार्यकाल में उसमें वृद्धि होकर के 3 से 4 गुना तक वृद्धि हुई है। और उसके लिए हमने कुछ सख्त कदम किए, उठाए, मितव्ययिता बरती, तो उसका परिणाम था कि हमारी आय में वृद्धि हुई। उसके कारण हम कई नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर पाए। इसके अलावा जैसे कि वहाँ पर कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली नहीं थी। आप ये हम्म। लगाइए कि 1939 में गठित एक संस्था में और 2022 तक उस संस्था के भीतर में कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली नहीं थी। तो इससे बड़ी अराजक स्थिति कोई हो नहीं सकती थी दूसरी। सही बात। क्योंकि आप जानते हो कि सेवा नियमावली के अभाव में जो कार्मिकों की नियुक्ति होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पाती है, मनमाने तरीके से नियुक्तियां होती हैं, मनमाने तरीके से वेतन वृद्धि होती है, मनमाने तरीके से प्रोन्नति होती है। हम्म। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए योग्य व्यक्ति वहाँ मंदिर समिति में कार्मिक आए, उनकी योग्यता, क्षमता, उस जिस पद पर वो नियुक्त हो रहे हैं उस पद के हिसाब से उनके क्वालिफिकेशन हो, इन सारी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए मैंने वहाँ पर सेवा नियमावली गठित करवाई, कार्मिकों की सेवा नियमावली गठित कराई। हालाँकि इन सारे प्रकरणों के दौरान जब मैं ये सारी कार्रवाई कर रहा था, उस दौरान में मुझे बड़े विरोध भी झेलने पड़े। आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। जब सेवा नियमावली में बना रहा था, तो उसका भी उसके विरुद्ध भी हम्म। बड़े स्तर पर वहाँ पर विद्रोह कार्मिकों के बीच में विद्रोह कराने की कोशिश की गई। कार्मिकों को भड़काया गया मेरे खिलाफ कि साहब सेवा नियमावली बन जाएगी तो दिक्कतें हो जाएँगी। लेकिन मैंने शासन के कुछ जो अधिकारी थे, उस समय तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे डॉक्टर एस.एस. संधू, उनका इसमें काफ़ी सहयोग मिला। हम्म। राधा रतूड़ी जो उस समय अपर मुख्य सचिव थी। इस तरीके से कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे उसमें काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने माना भी कि अगर आप इसमें प्रयास नहीं करते तो शायद ये सेवा नियमावली बनना संभव भी नहीं था। हम्म। क्योंकि सेवा नियमावली मंदिर समिति में थोड़ा तकनीकी दिक्कतें उसमें थी। क्योंकि बाकी विभागों में तो क्या होता है कि कार्मिक विभाग का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को भरना होता है, उस हिसाब से सेवा नियमावली तैयार हो जाती है। लेकिन मंदिर समिति में धार्मिक मान्यताएँ भी हैं, परंपराएँ भी हैं। बिल्कुल। उन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को भी उसमें समाहित करना और जो संवैधानिक पहलू हैं, उन संवैधानिक पहलुओं का भी समन्वय स्थापित करके सेवा नियमावली बनाना बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन हमारे कुछ अधिकारी इस प्रकार से हमको मिले थे कि जिन्होंने उसमें काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी माथापच्ची करी, काफ़ी होमवर्क करके और एक बेहद संतुलित और बेहद उस तरीके से सेवा नियमावली हमने उसको कैबिनेट से पारित भी करवाया। इस प्रकार से कई कार्य थे। जो कार्मिक थे हमारे, कार्मिकों के वहाँ पर कभी स्थानांतरण नहीं हुए। आप जानते हैं कि कार्मिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया किसी भी संस्थान के लिए, उसमें सुधार और संशोधन के लिए, उसकी कार्यप्रणाली में कार्य संस्कृति में सुधार के लिए आवश्यक होता है। लेकिन मंदिर समिति में पूर्व में स्थानांतरण जैसी कोई चीज़ नहीं थी। केवल उन्हीं लोगों के स्थानांतरण होते थे, हम्म। जिनको कि कभी जो किसी सिफ़ारिश के माध्यम से कहीं सुविधाजनक स्थान पर जाना चाहते हों, तो वो सिफ़ारिश के आधार पर अपना स्थानांतरण कर देते थे। लेकिन आम कार्मिकों के लिए किसी प्रकार के स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैं जब आया तो मैंने देखा तो मैंने कहा भई स्थानांतरण, उन्होंने कहा साहब यहाँ तो स्थानांतरण कभी होते ही नहीं है। हम्म। तो मैंने स्थानांतरण की प्लानिंग करी। जब मैं प्लान कर रहा था तो मुझे मंदिर समिति के ही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि साहब यहाँ तो आज तक कभी स्थानांतरण हुए नहीं, तो अब आप अब कहाँ स्थानांतरण होंगे? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसा है कि अगर जिन लोगों को अगर सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी सुविधाएँ लेनी है, तो उनको का स्थानांतरण नीति का भी पालन करना पड़ेगा। ये तो एक शासन की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, हर हम्म। संस्थान में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो मैंने बड़े स्तर पर कार्मिकों के स्थानांतरण किए, जो कई कार्मिक जो वर्षों-वर्षों से और जब से उनकी नौकरी प्रारंभ हुई थी, जिस स्थान पे थे, वो वहीं बैठ कर के मठाधीश बने हुए थे। उन सब का स्थानांतरण किया। उसके कारण भी मुझे काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन मैंने किसी विरोध में, किसी दबाव में मुझे काफ़ी उच्च स्तर से भी लोगों के फ़ोन कराए गए, राजनीतिक रूप से भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने संस्थान हित में,
किसी प्रकार के दबाव में नहीं आया, विरोध झेला, लेकिन संस्थान के हित में मैंने स्थानांतरण की नीति को अमली जामा पहनाया। इस प्रकार के अनेक निर्णय थे। हमने वहाँ पर पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन चीज़ों पर फोकस किया, आईटी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए हमने प्रयास किया कि ताकि ई फाइलिंग हो, सारी चीज़ें हों। जो हमारा वित्तीय सेक्शन है उसको भी प्रयास कर रहे थे कि उसको भी, उसमें भी सारी चीज़ें ऑनलाइन चीज़ें हों ताकि पारदर्शिता बने। तो इस प्रकार के हमने काफ़ी प्रयास किए, उसके कारण विरोध काफ़ी झेला, लेकिन संतुष्टि है कि अ, एक आदमी को अपनी संतुष्टि होती है कि उसने कुछ किया है, तो इस तरीके की संतुष्टि है। ठीक है, दूसरा कार्यकाल मुझे नहीं मिला, उस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन ये संतुष्टि है कि हमने अपने इस कार्यकाल में कुछ किया है और कुछ मतलब ये अ, अपना वो नहीं करना चाहूँगा कि मतलब अपनी तारीफ अपने, लेकिन एक कि संतुष्टि है कुल मिलाकर कि के अपने मुझे कि कार्यकाल में अपने सही किया। कार्यकाल में हमने सही किया, किसी प्रकार की कहीं पर कोई गड़बड़ियाँ नहीं करी और कुछ चीज़ों में भविष्य के लिए इसका परिणाम अब भविष्य में दिखाई देगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो दूरदर्शी लॉन्ग टर्म प्रोसेस थी, तो लॉन्ग टर्म 2-4 साल में उन चीज़ों का वहाँ पर दिखाई देगा, उनमें सुधार में। क्योंकि आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आप जानते ही हैं कि कई प्रकार की दिक्कतें हैं, बिल्कुल। व्यवस्थाओं से लेकर के और शासन प्रशासन के स्तर से भी कई तरीके के इस तरीके की स्थितियां रहती हैं कि दिक्कतें रहती हैं। तो उन व्यवस्थाओं में सुधार और संशोधन के लिए मैंने अपने कार्यकाल में जितना हो सकता था सख्ताई के साथ में, काफ़ी सख्ताई के साथ में मैंने प्रयास किया है, और उसके कारण आप ये भी कह सकते हैं कि एक संगठित गिरोह लगातार वहाँ पर मेरे पीछे पड़ा भी रहा कि किसी तरीके से व्यवधान उत्पन्न करने की, और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सुधार हो, क्योंकि जो वो गिरोह है, वो गिरोह चाहता है कि जितनी अव्यवस्थाएं होगी उतना उनके हित सधेंगे, इसलिए वो प्रयास करते हैं। और ये मंदिर समिति के इतिहास में ये पहले से भी रहा कि अगर किसी ने थोड़ा सी भी किसी कई बार वहाँ पर कोई अच्छे अध्यक्ष भी रहे हैं जो जिन्होंने थोड़ा प्रशासनिक सख्ताई दिखाने की कोशिश करी, कुछ पहल करने की कोशिश करी, या कोई सीओ ऐसे भी रहे हैं पहले वहाँ पर जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि सुधार संशोधन की। तो जैसे ही उन्होंने कुछ कदम उठाने शुरू किए तो उस संगठित गिरोह ने किसी बहाने वहाँ पर बवाल करने की कोशिश करी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो धार्मिक स्थल होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, बिल्कुल। लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो लोग कई बार क्या होता है कि उन लोगों को वास्तविकता जो जमीन की वास्तविकता वो पता नहीं होती है, और वो जो जैसा वो कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, उसमें फँस जाते हैं और उसके कारण से वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। सर, विरोध की बात सामने आई है तो कुछ समय से जो है एक क्योंकि हम लोगों ने भी अगर हम देखें तो जब थोड़ा समझ आए कि अच्छा केदारनाथ धाम जी हैं, बद्रीनाथ धाम जी, और पिछले कुछ वर्षों से मैं हर साल जाती हूँ केदारनाथ धाम। तो वहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है कि मंदिर समिति और पंचमंडा समिति, इनका आपसी में जो है काफ़ी वो चलता रहता है आपस में। मंदिर समिति का अपना चल रहा है, मंदिर समिति कहती है कि हमारा जो भी वहाँ पर अपना व्यवस्था है वो है, और पंचमंडा समिति कहती है कि पहली समिति हम लोग थे। काफ़ी ये भी चलता रहता है, तो पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि उम, सबकी अपनी-अपनी भूमिकाएँ सुनिश्चित हैं। हुँ, उसमें किसी प्रकार का विरोधाभासी कोई वो नहीं है, और ये दिक्कतें तब आती हैं जब हम अपनी सीमाओं को नहीं समझते हैं। मंदिर हुँ, समिति की भूमिका क्या है वो स्पष्ट है, और जो तीर्थ पुरोहित हैं वहाँ पर, हुँ, पंडा समाज है, उनकी भूमिका स्पष्ट है। और तीर्थ पुरोहित जो है, तीर्थ पुरोहित सदियों-सदियों से जो हमारे धर्म स्थल हैं, धार्मिक जो भी स्थल हैं, उनमें उनके साथ में उनकी कई परंपराएँ, मान्यताएँ उनके पीढ़ियों दर पीढ़ियों जुड़ी हुई है, हुँ, और उनके अधिकार भी सुनिश्चित हैं। जो राइट होल्डर्स हैं, मतलब पंडे पुरोहितों के अलावा जो अन्य भी हक हकूकदारी हैं, सबके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं कि उनके क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार से हैं, वो सारी जी। सुनिश्चित है। और मंदिर समिति की क्या भूमिका है, ये भी स्पष्ट है। तो मैंने प्रयास किया है अपने कार्यकाल में कि कभी इस प्रकार की स्थिति ना आए, और हमने हमेशा से प्रयास किया कि जो तीर्थ पुरोहित समाज है, जो हक हकूकधारी हैं हमारे, उनके साथ में हम समन्वय स्थापित करते हुए, और क्योंकि अ, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम केवल मंदिर समिति का या तीर्थ पुरोहितों के नहीं है, पूरे विश्वव्यापी वह है, और देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं।
तो मैं निरंतर प्रयास करता रहा। कभी थोड़ा-सी किसी प्रकार से संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न भी हुई होगी, तो मैंने प्रयास करके, अनुरोध करके ये वो किया कि भई ये अगर थोड़ा-सी भी कोई स्थिति यहाँ पर खराब होती है, किसी प्रकार का यहाँ से धामों से हुँ, अगर हमारे कोई मतभेद भी हैं, तो हम उनको कमरे के अंदर बैठ करके उन मतभेदों को सुलझा सकते हैं। लेकिन बाहर लोगों के जो देश-विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके समक्ष ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे धामों के बारे में वो कोई किसी प्रकार की गलत अपनी वो इमेज बना कर जाएँ। हुँ, तो हमने लगातार कोशिश किया कि समन्वय स्थापित करके, और ईश्वर की कृपा से कभी ऐसी स्थिति आई नहीं है कि जब मेरे कार्यकाल के दौरान में कि इस प्रकार से कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ हुँ, होगा। हुँ, और ये तभी मैंने कहा ना कि ये तभी उत्पन्न होते हैं जबकि हम अपनी सीमाओं को नहीं समझते हैं। सबकी सीमाएँ हैं और सबके समन्वय से, हुँ, क्योंकि सब एक दूसरे के जो तीर्थ पुरोहित समाज है या हककूकधारी है वहाँ पर, और मंदिर समिति है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब इनके बीच में समन्वय स्थापित होगा तभी जो वहाँ पर की व्यवस्थाएँ हैं, वो व्यवस्थाएँ जो है अकेले मंदिर समिति नहीं संभाल सकती, अकेले पुलिस प्रशासन नहीं संभाल सकता। उसमें जो तीर्थ पुरोहित हैं, हककूकधारी है, उनका भी उतना ही सहयोग मिलेगा, तभी ये सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हो सकती हैं। सर, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमें अपनी समस्याओं को एक कमरे के अंदर सुलझा देना चाहिए, क्योंकि बाहर जो दिखेगा, लोग वही छवि लेकर बाहर जाएँगे। अच्छा, बवाल की बात आई है, अभी कपाट खुले कुछ ही दिन हुए हैं और कुछ दिन के अंतराल में ही, कुछ दिन के ये पूरा जो समय हुआ है, इसी में ही केदारनाथ से बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारी चर्चाएँ, बहुत सारे बवाल जो हैं सामने आए। टोकन सिस्टम जो दर्शन को लेकर किया गया है, इसकी वजह से कई वहाँ पर हल्ला उठा, नारेबाजी की गई, उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमको अगर व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करनी है धामों की, तो वहाँ पर हमको कुछ सख्त निर्णय भी लेने पड़ेंगे। हुँ, ढुलमुलपन से व्यवस्थाएँ नहीं बनती हैं। और मैं पहले से भी जब मैं कार्यरत था, अपने कार्यकाल के दौरान में भी मैंने उच्च स्तर पर अब ये बातें कही हैं कि मैंने कहा अगर हमको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, तो हमको सुधार और संशोधन की जो कठोर प्रक्रिया है, उसको भी अपनाना पड़ेगा। जहाँ पर कठोरता अपनानी है, वहाँ पर कठोरता अपनानी चाहिए। जहाँ पर सरलता से कोई कार्य होता है, वहाँ पर सरलता से वो करना चाहिए। लेकिन व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि आज के दिन में हमारे जो धामों में है, प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि वृद्धि होती हो जा रही रही है। है। लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुँच रहे हैं। तो हमको उस अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप देश भर के मंदिरों में जाइए, देश भर के मैं तो हम भी लगातार जाते रहते हैं देश के बड़े मंदिरों में, और वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएँ हैं, अनुशासन कायम करना पड़ेगा। अनुशासन कायम करने के लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे और नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा, तभी आपकी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हो सकती हैं। सर, नियमों को पालन करने की बात आई है और मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी खुद अभी कुछ दिन पहले ही केदारनाथ से वापस आई हूँ। एक बात ये आती है, ये आपने बहुत सही कही कि कुछ कठोर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या साथ में ज़रूरी ये नहीं है कि अगर हम नियम बना रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, मैंने वही कहा आपको कि बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति की एक सीमित भूमिका है मंदिरों के प्रबंधन में। जी। वहाँ पर पुलिस अलग रहती है, प्रशासन अलग रहता है, अलग-अलग विभाग हैं, तमाम विभाग हैं, तमाम तरीके की एजेंसियाँ, इतनी तरीके मल्टीपल एजेंसियाँ हैं, और मल्टीपल एजेंसियों के मल्टीपल डायरेक्शन होते हैं। इसके कारण कई बार समन्वय नहीं बन पाता है। हुँ। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज़ व्यवस्था होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम होना चाहिए। चाहे आप मंदिर समिति को ये अधिकार दे दीजिए, उसके अधिकारों में वृद्धि करिए और जवाबदेही सुनिश्चित करिए कि आपकी जवाबदेही है, ये गड़बड़ी ज़्यादा होगी, ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक सेंट्रलाइज़ व्यवस्था नहीं होगी, मल्टीपल एजेंसियाँ होंगी। कई बार देखते हो, आपने भी देखा होगा कि एक एजेंसी का ज़िम्मेदार अधिकारी कुछ कुछ का बयान कुछ होता है, दूसरे एजेंसी का बयान कुछ और बयान होता कुछ है, होता बिल्कुल। है। और जो टोकन जैसी व्यवस्था, ये सारे ये हम प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं। हमको होमवर्क करने की आवश्यकता। मैं जब अध्यक्ष था, मैंने उस दौरान में एक बार राधा रतूड़ी जी उस समय मुख्य सचिव थी।
तो उन्होंने एक बैठक रखी थी, तो उसमें राधा रतूड़ी जी थी, मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे थे, और मैं था। तो मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा एक तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या है कि क्यू मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट की हम्म। उसकी स्टडी कराने की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए हमको कोई एक्सपर्ट एजेंसी एक्सपर्ट एजेंसी को हायर करना चाहिए। ठीक है, उसमें एक बार पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च स्वाभाविक रूप से, अगर आप व्यवस्थाएं ठीक करनी है, कई चीज़ें वो करनी, तो आपको पैसा भी खर्च करना होगा। कोई अच्छी एजेंसी वो कीजिए, और एजेंसी हायर करके और उससे स्टडी करवाइए क्यू मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट की, और उस आधार पर फिर व्यवस्थाओं को आगे वो करिए। अब हम क्या है कि एक आईटी कंपनी है, वो कभी क्यूआर को ये टोकन वो कर देती है, कभी रिस्ट बैंड वो करती है, कभी हेड काउंट मशीन लगाती है, तो वो जैसा बोलती है हम उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हमको थोड़ा सी ज़मीन पर जो वहाँ पर दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को समझना पड़ेगा, उस आधार पे अध्ययन करके सारी चीज़ों करके, और उस आधार पर हमको व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। ये आज नहीं तो कल करनी पड़ेंगी, करनी हमको ही पड़ेगी। करनी ही अब पड़ेंगी। सर जैसे हम बड़ी मंदिरों की अगर बात करें, तो अगर हम ये भी चीज़ लोग एक्सेप्ट कर लें कि चलो टोकन है, टोकन के हिसाब से दर्शन का ये भी लोग मान लें। अब बात क्या आती है कि हम लोग जब गए वहाँ पर, तो काफ़ी सारे लोगों से बातचीत होती है। अब लोग बाहर से आए हैं, तो हम अगर लोकल हैं, तो हमारा फर्ज़ बनता है कि हम उनको सही चीज़ें बताएँ। अब वहाँ पर पहले बात की जाती है कि 4 बजे टोकन मिलेगा। 4 बजे लोग अब 4 बजे टोकन मिलेगा, तो लोग स्वाभाविक है कि 3 बजे लाइन पे लगेंगे। फिर 4 बजे आकर वो कहते हैं कि नहीं जी 5 बजे टोकन मिलेगा। फिर 5 बजे आकर कहते हैं 6 बजे टोकन मिलेगा, और फिर 6 बजे से पहले टोकन भी दे देते हैं। फिर 6 बजे वाले का नंबर आप दिन के 12 बजे का दे रहे हो, या फिर जो 6 बजे लाइन पे लगा है उसको आप नंबर 9-10 बजे दे रहे हो। तो जो बेचारा 2 दिन की यात्रा करने का सोच के आया होगा, या फिर 2 दिन के ही हिसाब से 3 दिन के हिसाब से अपना पूरा मैनेज करके आया होगा, तो वो तो लंबा फँस गया फिर। कि पहले वो रजिस्ट्रेशन के लिए इंतज़ार करे, उसके बाद वो टोकन के लिए इंतज़ार करे, टोकन लेने के बाद वो दर्शन के लिए इंतज़ार करे, और उसके बाद भी कई सारे लोग ऐसे जिन्हें बिना दर्शन के लौटना पड़ रहा है। देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि ये बातें बोलने के लिए तो अच्छी है कि टोकन दे रहे हैं हम, टोकन सिस्टम है सब चीज़ें, लेकिन उसको, उस व्यवस्था को संचालित कैसे करना है, वो उसका हुँ। क्रियान्वयन कैसे होगा? क्रियान्वयन करने के लिए आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा कि जो यात्री आ रहा है उसको टोकन दे दिया हमने, अब वो इतने बजे का टोकन है, तब तक उसको कहीं पर शेल्टर मिले, हुँ। कहीं पर बैठने का हो, कुछ वेटिंग रूम हो, कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हो, सारी चीज़ें। तो हम केवल किसी दूसरे मंदिरों में ऐसी व्यवस्था संचालित हो रही है, तो वहाँ की नकल करके यहाँ उसको अप्लाई करना उचित नहीं मानता हूँ मैं। और केदारनाथ जैसी जगह में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था की है, किसी बड़े धाम में इस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं अन्य स्थानों पे, तो उनके यहाँ पर एक प्रॉपर व्यवस्था है, सारी हुँ। चीज़ें, यात्री जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, उसके बाद वेटिंग रूम कहाँ पर है, कैसा है, क्लॉक रूम कहाँ है, सामान रखने के लिए, उसके लिए हुँ। क्या है, मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट और भी जो भी है उसके पास, उनको रखने के लिए क्या व्यवस्था है, कैसा है, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैंने जो कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको धरातल पे जो समस्याएँ हैं, धरातल पे किस प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उनका निदान करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आपकी व्यवस्थाएँ बढ़ सकती हैं। आप ऊपर से हुँ। निर्णय नहीं थोप सकते। तो ये देखना पड़ेगा, और उसके लिए आवश्यक है कि आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। सर जो एक सवाल मैं करना चाहूँगी, और ये सवाल मेरे जैसे और भी जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों का भी है। अगर आज मैं आपसे सामने बैठ के ये चर्चा कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। कुछ लोग कैमरे के पीछे हैं, दर्शक हैं, जिनके ये सवाल दिमाग में रहते हैं लेकिन वो कभी सामने नहीं पूछ पाते हैं। सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे हर कोई, अब चाहे वो हम प्रशासन की बात करें या फिर मंदिर समिति की बात करें या फिर बाकी लोगों की बात करें, वो एक सफल और सही यात्रा की छवि को दिखाते हैं। लेकिन वास्तविक में जो असल में वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे ग्राउंड में कोई पहुँचता नहीं है। वहाँ की ग्राउंड की समस्याओं को कोई देख नहीं रहा है। अगर हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कोई कॉल कर रहा है तो कोई उठाने वाला नहीं है। किसी को अगर वहाँ पे इमरजेंसी हो रही है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो जितने भी ये लोग सोशल मीडिया में सफल यात्रा की बात कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड में क्यों नहीं असलियत को देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा मैंने जो कहा आपको कि सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि अ, व्यवस्थाएँ जो चाहे दर्शन व्यवस्था हो,
स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अन्य व्यवस्थाएँ भी हों, तो उसके लिए अपने स्तर से निरंतर प्रयास कर रही है सरकार। लेकिन आप जानते हो कि वर्तमान में यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी भारी उसमें वृद्धि हो संख्या रही बढ़ है। रही है। तो अब हमारे जो धाम हैं, वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं। उनकी एक वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ बड़ी विकट है, जलवायु वहाँ प्रतिपल बदलती रहती है। इस प्रकार की विकट स्थितियाँ हैं और उनकी एक कैरिंग कैपेसिटी भी है हुँ, और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी है वहाँ। तो वहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएँ हम यात्री को उनको बिल्कुल शहरों की तरह उस तरीके की वहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, ऐसा भी संभव नहीं बिल्कुल। है। तो इसलिए कठिनाइयाँ वहाँ पर रहेंगी ही थोड़ा-सी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकार का प्रयास रहता है कि जितनी भी सुविधाएँ हो सकती हैं, जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, मंगलमयी हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कैरिंग कैपेसिटी वाला, हुँ, कि हम बिल्कुल धामों में इस प्रकार से भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी कितना भी हम कर लें, तो पूरी तरीके से वैसी व्यवस्थाएँ नहीं कर सकते जैसे कि किसी शहर में मिल सकती है। इसलिए प्रदेश सरकार के स्तर से भी जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं, उनको यात्रा से पहले एडवाइज़री भी जारी की जाती है कि वो इस प्रकार के हुँ, भौगोलिक परिस्थिति में आ रहे हैं, इस प्रकार से संवेदनशील क्षेत्र है, जलवायु यहाँ की विकट रहती है, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारियाँ करके आएँ। तो ऐसा अगर जो यात्री श्रद्धालु जो आ रहे हैं, वो सरकार की एडवाइजरी को देख लें, वो करें तो उनको मुझे लगता है कि उनको उस प्रकार से फिर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा वहाँ अ पर। सर एक सवाल है, संवेदनशील क्षेत्र है हमारा हमारे धाम, पहाड़ों में बसे हुए हैं, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है पहाड़ों में। अब केदारनाथ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी जगह पर लगातार हेलीकॉप्टर्स चलना, लगातार जो वहाँ पे कार्य हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होना, इन सब चीज़ों को कैसे पहाड़ कैरी कर पाएगा? देखिए, ये विषय बड़ा लंबी-चौड़ी डिबेट का विषय है। विकास और पर्यावरण, हुँ, तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि विकास और पर्यावरण में थोड़ा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया ही जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि पारिस्थितिकी दृष्टि से जो क्षेत्र संवेदनशील है, वहाँ पर उनकी संवेदनशीलता का थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर सुविधा का है, क्योंकि आप जानते हो कि कई तीर्थयात्री श्रद्धालु इस प्रकार के होते हैं जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं होते हैं चलने फिरने में, तो उन लोगों की सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और मुझे लगता है कि अभी जैसे कि आपकी जानकारी में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ा जा रहा है हुँ, और वो प्रक्रिया टेंडरिंग की प्रक्रिया भी, जहाँ तक मुझे जानकारी कि उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है लगभग हाँ। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका जो निर्माण कार्य है रोपवे का, वो प्रारंभ भी हो जाएगा और वो रोपवे करीब 9.5 किलोमीटर लंबा है और उसकी जो क्षमता बताई जा रही है लगभग लगभग 1 घंटे में 3,000 के आसपास या ऐसे कुछ लोगों को अप डाउन करेगा। तो अगर वो रोपवे का मुझे लगता है कि 4-5 साल तो लगेंगे इस रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा होने में, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा और रोपवे की सुविधा वहाँ पर हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर ये हेली सेवा और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पर अधिक, और लोगों के लिए काफ़ी सुगमता हो जाएगी। और जो इस हुँ, प्रकार की अभी कठिनाइयाँ वहाँ पर लोग झेलते हैं पैदल चलने की, पैदल मार्ग में भी दिक्कतें रहती हैं, घोड़े खच्चरों में भी दिक्कत रहती है, किसी प्रकार की कई कठिनाइयाँ रहती हैं, तो ये कठिनाइयाँ भी दूर होंगी और ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम ये होगा और काफ़ी सुविधाएँ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को होंगी इससे। सर ये सवाल आया इसलिए है कि लास्ट लास्ट साल जब जिस समय कपाट खुले थे, तो वहाँ पे एक घटना घटित हुई थी। घटना ये घटित हुई थी कि केदारनाथ में ढोल बजाने वालों के साथ में जो लोकल जो हमारे पुरोहित होते हैं या फिर जो हमारे वो समिति के लोग थे, उन्होंने थोड़ा-सा बहसबाजी, उनके ढोल छीन लिए गए थे, तोड़ दिए गए थे।
ये बोल के कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर ये सब चीज़ें करना अलाउड नहीं है, हमारे पहाड़ों में वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से आपदा आने की संभावना होती है। एक तरफ इस बात को रखा गया और जो ठीक है, सही भी है, पहाड़ों में इस तरह की चीज़ें करना गलत भी है। लेकिन दूसरा पक्ष ये सवाल भी उठाता है कि एक तरफ ढोल, मंजीरे जो ये होते हैं, जो शिव को पसंद है, इनको बजाने के लिए आप मना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में हेली, मंदिर के सामने जो लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मंदिर के पीछे जो सुरक्षा दीवार जहाँ बन रही है, वहाँ लगातार क्रशर चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ये नहीं पहाड़ों में वाइब्रेशन बढ़ा रही हैं? देखिए, वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये बहुत लंबा बहस का मुद्दा है और इसमें मेरा यही मानना है, मैं जैसे पहले भी कहा कि इसमें समन्वय स्थापित होना चाहिए हुँ, कि किस प्रकार से हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। इस और हमको प्राथमिकता देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। बिल्कुल। सर, जब बात बहस के मुद्दे पे आई है, तो एक मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वो था केदारनाथ धाम से सोना चोरी चोरी होने वाला जो प्रकरण था। पहले तो ये पूरा प्रकरण क्या था? इसके बारे में कुछ बताइए? देखिए, ये अच्छा सवाल उठाया आपने कि केदारनाथ धाम में जो सोना लगाने का प्रकरण था, तो ये केंद्र स्तर का मामला था। केंद्र स्तर से ये प्रपोज़ल आया था जी, और उस समय जो तत्कालीन पर्यटन सचिव थे, जी। दिलीप जावलकर, उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि इस तरीके से वहाँ पर कार्य किया जाना है। हुँ, केदारनाथ धाम के गर्भगृह में को स्वर्ण मंडित कराया जाना है और इस तरीके का कि क्योंकि वहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो भी पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में जो भी हो रहे हैं, केदारनाथ धाम में या बद्रीनाथ धाम में, जी, तो वो पर्यटन विभाग के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो पर्यटन सचिव के नाते उनको शायद उच्च उच्च स्तर से, केंद्र स्तर से, क्योंकि वो आप जानते ही हैं कि जो भी यहाँ पर वो हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और उनके प्रयासों से ही वहाँ पर कार्य हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रकार का एक प्रपोजल है और उसको वहाँ पर होना है। तो उसके पश्चात जो व्यक्ति जो दानी थे, दानी दाता थे, मुंबई के वो हीरे के बड़े कारोबारी हैं, लाखी परिवार करके, तो उन्होंने आवेदन पत्र हमको दिया कि साहब हुँ, मैं वहाँ पर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमको अनुमति चाहिए। तो क्योंकि ये मामला काफ़ी बड़ा था, संवेदनशील था, तो इसलिए मैंने इसमें शासन को पत्र लिखा। शासन को पत्र लिखा कि इस तरीके से कोई दानी दाता हैं, वो वहाँ पर हुँ, गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं, इसलिए हमको इस संदर्भ में मार्गदर्शन दें और स्वीकृति प्रदान करें। तो क्योंकि बड़ा मामला था, तो हमको शासन से स्वीकृति लेनी बहुत आवश्यक थी। बिल्कुल। तो शासन ने उसमें जो सचिव धर्मस्व थे, सचिव धर्मस्व और संस्कृति, उन्होंने हमको स्वीकृति प्रदान करी और डीएम रुद्रप्रयाग और सीओ बीकेटीसी को उन्होंने पत्र उसकी स्वीकृति वो देते हुए उसको उनको पत्र लिखा कि ये फला फला व्यक्ति हैं हुँ, और ये वहाँ पर ये कार्य कराना चाहते हैं, तो इस कार्य को आप उसमें उनको जो भी है उचित सहयोग प्रदान करें। तो उन्होंने डीएम रुद्रप्रयाग और मुख्य कार्याधिकारी मंदिर समिति को पत्र लिखा, सचिव धर्मस्व ने, और उनको ही वो किया, क्योंकि ऑफिशियली जो भी वो होती है हुँ, हुँ, तो वो अधिकारियों को ही संबोधित करके किया जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो किया, उसके पश्चात वो कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय जो मुख्य सचिव थे डॉक्टर एस एस संधू हुँ, और जो प्रधानमंत्री जी के सचिव भी रहे हैं और सलाहकार भी रहे हैं और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी हैं, जो कि सारा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जो भी मास्टर प्लान के कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को देखते हैं। तो जैसे वरिष्ठ लोगों के पर्यवेक्षण में ये सारा कार्य हुआ है। और उसके अलावा डीएम रुद्रप्रयाग, सीओ बीकेटीसी, ये सारे लोग निरंतर वो करते रहते थे। तो एक फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत, फुल प्रूफ सिस्टम के तहत में सारा कार्य हुआ है। और इसमें क्या है कि अ, जो मैं एक चीज उसमें ये भी वो करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने राजनीतिक रूप से उसको केवल मुद्दा बनाया, हुँ, तो उनको उसकी टेक्निक्स को भी थोड़ा मैं आपके सामने वो करना चाहूंगा कि जो सोने की प्लेटें लगती हैं, जिसको बोलते हैं हम कि सोने की प्लेटें लग गई हैं, हुँ, हुँ, ये प्योर सोने की प्लेटें नहीं लगती हैं। ये
तांबे की प्लेट पे सोने की प्लेट परत। चढ़ाई जाती है, परत हम्म। चढ़ाई जाती है, स्वर्ण परत चढ़ाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा मिठाई पे जैसे चांदी का बर्क होता है, हम्म। तो ऐसे ही सोने की बर्क बनाई जाती है, उसके पत्थर बनाए जाते हैं और वो प्योर 24 कैरेट का होता है। आभूषण 22 कैरेट, 18 कैरेट इस तरीके के होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल। सोने के पत्थर चढ़ाई जाती बनाई जाती है, जो बर्क बनाया जाता है वो प्योर 24 कैरेट का होता है। और उसकी टेक्नोलॉजी पूरे देश में एक ही है कि वो तांबे की प्लेटें होती हैं, तांबे की प्लेटों पर सोने का पत्थर चढ़ाया जाता है। उसमें फिर वो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जो भी लेयर चढ़ानी है वो लेयर चढ़ाई जाती है। और पूरे देश में, चाहे आप तिरुपति बालाजी से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के, और जो स्वर्ण मंदिर जिसको हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल तक में भी सारी जगह यही तकनीक है, क्योंकि इतना सोना कहीं भी नहीं चढ़ सकता है। जितनी अगर इतनी बिल्कुल। मात्रा में सोने, केवल हम कहें कि सोने की प्लेट लगनी है, तो इतनी मात्रा में सोना संभव ही नहीं है। हम्म। इसलिए तकनीक यही होती है कि कॉपर की प्लेट पे सोने की परत चढ़ा दी जाए। परत चढ़ाई जाती है, उसकी बर्क चढ़ाया जाता है पूरे देश में। हम्म। और सोना क्या है कि बहुत संवेदनशील होता है। और जो उसमें 24 कैरेट जो लगा होता है, 24 कैरेट सोना तो और भी संवेदनशील होता है। वहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि जब हमने वो सोना लगाया था, मंदिर में लगा था, तो उस समय कपाट बंद हो रहे थे। कपाट हम्म। बंद होने के कारण से वहाँ पर जल्दबाजी में कुछ काम छूट गए थे उसमें, जो कि उसमें उसकी सुरक्षा की दृष्टि से होने थे। पहला ये था कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ आपने देखा होगा चौड़ी सी पट्टी है, हम्म। 1 1.5 फीट की पट्टी है हाँ। चौड़ी, उनको जलेरी बोलते हैं। तो जलेरी पे उसमें क्या है कि उसमें हमारे वेद पाठी भी बैठे रहते हैं, उनका हम्म। पटरे लेकर बैठे रहते हैं। उसके अलावा उसमें दान पात्र भी रखा रहता है, थाली, लोटा, गिलास। और उसके बाद लोग जल चढ़ाने के लिए उसमें खड़े होकर के जल चढ़ाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उसमें शहद, घी, मक्खन पड़ जाता है, तो लोग उसको कपड़े से रगड़ दिया। हाँ। तो रगड़ने के कारण से उसमें से क्या हुआ कि जो सोना था वो घिस गया। हम्म। आप अपने हाथ पे भी देख लीजिए, आप सोने की अंगूठी अगर पहनते होंगे हाथ पे, तो आप हथेली की तरफ को उसको देखिए कि हथेली की तरफ को वो घिस जाती है, थोड़ा घिस जाती है। घिस जाती है। तो वो तो सोने की लेयर है, तो वो सोने की लेयर घिस गई उसमें से कुछ-कुछ स्थानों पर, क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा चीज़ें हुई, तो उसके कारण घिस गई वो। घिस गई तो कुछ शरारती लोगों ने क्या किया कि उसकी क्लोज़अप फ़ोटो खींच ली, वो जो जलेरी की। और फ़ोटो खींच करके उसको वायरल कर दिया कि देखो साहब, सोना गायब हो गया, तांबा निकल गया, सोना पीतल हो गया, किसी ने कहा सोना चोरी हो गया। इस तरीके की बातें हम्म। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की तो गई। बहुत बड़ा बवाल हुआ उस चीज पे तो कि सोना चोरी हो हाँ, गया। तो क्या कहते हैं इस तरीके, आप जानते हो वो सोशल मीडिया पे आजकल कई चीज़ें, कई बार क्या होती है कि नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा जल्दी वायरल होती है। वायरल होती हैं। तो उस कारण से आज आप आज भी देखिए वहाँ पर कि, और जाँच करा सकते हैं। और मैंने खुद जब ये प्रकरण उठा था, तो मैंने खुद कहा, मैंने खुद माँग करी, मैं सतपाल महाराज जी, पर्यटन मंत्री जी, उनसे कहा कि इसकी जाँच करा लेनी चाहिए, ताकि लोगों में किसी प्रकार की कोई शंका आशंका न हम्म। रहे। जाँच करा, तो उन्होंने आदेश भी दिए, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि इसकी जाँच कराइए। जाँच कराई तो उसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ने उसकी जाँच भी करी, और जाँच करके उन्होंने रिपोर्ट शासन को सौंपी है। लेकिन इस मामले में भी थोड़ा मुझे दुःख भी है और थोड़ा कष्ट भी होता है कि उस जाँच रिपोर्ट को किस कारण से सार्वजनिक नहीं किया गया। उसको सार्वजनिक किया जाना बहुत आवश्यक था और आवश्यक है। मैं जब अध्यक्ष था तब भी मैंने कई बार उच्च स्तर पर अनुरोध किया था कि भई उस जाँच रिपोर्ट को जारी किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये बवाल बना ही रहे, विवाद बना ही रहे, तो इस कारण से शायद वो जाँच रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है। और जाँच करी है, सब कुछ करा है, सारी उसमें ए टू जेड कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की कोई संशय की बात नहीं है, शक की बात नहीं है। पूरी तरीके हम्म। से पारदर्शी तरीके से वो प्रक्रिया अपनाई गई है। तो उसमें जाँच रिपोर्ट को जारी करने में क्या दिक्कत है? जारी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि उसमें एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि मंदिर समिति की उसमें कोई भूमिका नहीं रही है। ना हम्म। मंदिर समिति की, ना पुलिस प्रशासन की लगाने में। जो सोना लगा है, जो स्वर्ण पत्र वहाँ पर लगे हैं, वो जो दानी दाता हैं, लाखी, बंधु,
उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से लगाया है, और उनका ज्वेलर्स आज से नहीं, उनके सालों साल से वो ज्वेलर्स परमानेंट है। हम्म। और उन्होंने स्वयं अपने ज्वेलर्स के माध्यम से लगवाया है, और उनके ज्वेलर्स ने ही सारा वहाँ पर कार्य किया है। उसमें किसी प्रकार की, किसी की भी, न पुलिस न प्रशासन की किसी की भी भूमिका नहीं रही है। और दूसरी बात कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पर संदर्भवश इस बात को भी बताना चाहूँगा कि जो लाखी बंधु हैं, वो बहुत बड़े दानी दाता हैं, और उन्होंने देश के तमाम बड़े मंदिरों में, चाहे सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर तमाम मंदिरों को, उन्होंने जितना भी वहाँ पर सोने का काम हुआ, सारा स्वर्ण मंडित उन्होंने कराया है, उस व्यक्ति ने कराया है। इतने बड़े दानी दाते। अयोध्या में आपने देखा होगा कुछ समय पूर्व, जो अयोध्या में राम मंदिर है, हम्म। उसके जो दरवाजे थे, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे, स्वर्ण जड़ित जो स्वर्ण पत्र हाँ जिन पे हाँ। लगे हुए, 14 दरवाजे लगाए उन्होंने स्वर्ण मंडित वहां पर। तो ऐसे दानी दाता के प्रति ऐसे जब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो इस प्रकार जो हमारे दानी दाता हैं, उनकी हम्म। भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है, ठेस पहुंचती है। कि वो इतना को बड़े दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो देश भर में इतने मंदिरों में हमने वो किया, लोगों ने हमको स्वागत किया, हमारा सत्कार किया, हमको धन्यवाद दिया कि आपने इतना बड़ा कार्य यहाँ पर किया है, और यहाँ पर हमने इतना बड़ा कार्य किया, ये किया, और उल्टा हमको गालियाँ पड़ी गालियां हैं। पड़ रही हैं। हमारे कारीगर जब वहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो हमारे कारीगर को गाली गलौज की गई, उनको नदी में फेंकने की, इस तरीके से बड़े दुखी भी थे, वो व्यथित भी थे। तो इस प्रकरण से क्या है कि हम कई बार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने धार्मिक स्थलों का या हम अपने प्रदेश का भी नुकसान करते हैं। कि हम्म। उससे क्या होता है कि भाई केदारनाथ में सोना चोरी हो गया, केदारनाथ में सोना तांबा हो गया, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जब लगे, तो कई दानी दाताओं ने मुझसे भी कहा कि भाई इस तरीके की स्थिति है, इससे तो हम करेंगे भी, यहाँ पर कुछ करना भी चाहेंगे, तो फिर हम पर भी आरोप लगेंगे कि इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या किया, क्या नहीं किया, बेमतलब में हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अब जो बड़े लोग होते हैं, वो क्यों किसी क्यों विवाद फिर में पड़े? सही बात है। वो तो दे रहे हैं, आपको दान कर रहे हैं, और फिर वो ये सोचेंगे, अच्छा साहब यहाँ चोरी होती है, कई लोग के मन में हो सकता है वो हम्म। कुछ करना चाहते होंगे यहाँ पर, लेकिन उनके मन में आएगा कि अरे यहाँ पर चोरी भी होती है, अच्छा नहीं करेंगे हम। तो अरे ये ये सवाल तो जाने बहुत अनजाने, लोगों के मन में हुआ था। जाने अनजाने हम हम्म। अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने धार्मिक स्थलों का भी इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपके पास मैंने कई बार कहा, जी। और आज फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में आपको किसी प्रकार की शंका आशंका है, तो आप एक तो सरकार से मांग करिए कि भाई आप जांच रिपोर्ट जारी करिए। अगर आपको उस जांच रिपोर्ट पे भी संतुष्टि नहीं है, तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तथ्य रखिए वहाँ पर कि हम्म। भाई ये इस तरीके से वहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कुछ वो हुआ है, इसकी जांच कराइए, सक्षम स्तर से जांच कराइए इसकी। तो आप क्यों नहीं करते? बजाय ये सोशल मीडिया में और मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय, इससे तो आप नुकसान कर रहे हैं, केवल हम्म। राजनीति कर रहे हैं आप। आप राजनीति करने का अधिकार थोड़ी धार्मिक स्थलों के, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो करोड़ों करोड़ों लोगों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, उन पर आप राजनीति करना चाहते हो। इतनी घृणित राजनीति करना चाहते हो आप। आपको राजनीति करनी है तो तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, उन मुद्दों पर राजनीति करिए। धार्मिक स्थलों को लेकर के राजनीति मत करिए। उनके जो मान्यता श्रद्धा है जो लोगों की, उसको उसकी ठेस पहुंचती है, उनको लेकर के आप क्यों राजनीति कर रहे हो? आपको शक है, आप जाइए ना सक्षम अथॉरिटी के पास जाइए, जांच की मांग करिए, तथ्य दीजिए, वहाँ पर शिकायत करिए, पीआईएल दाखिल करिए। आप 350 पीआईएल लगती रहती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हम्म। और आप इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कोई वो हल्ला मचाते हो, आरोप लगाते हो, सक्षम लोग हो, तो आप जाइए ना कोर्ट में जाइए, वहाँ पर पीआईएल लगाइए, जांच कराइए। क्यों नहीं कराते हो जांच? जांच की मांग कराइए। लेकिन मेरा वह है कि अनुरोध है लोगों से कि धार्मिक स्थलों को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत संवेदनशीलता होती है, और हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है। सर, राजनीति की बात आई है तो फिर एक तरफ हम कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर जो ये वीआईपी कल्चर है, ये क्यों हमारे धार्मिक स्थलों में हो रहा है? कुछ लोग हैं जो सुबह से आधी रात से लाइन में लगे हुए हैं, उतनी ठंड में, केदारनाथ जैसी ठंड में लाइनों पे लगे हुए हैं, और कपाट खुलते ही कुछ लोग जो है पीछे के रास्ते से दर्शन कर लेते हैं। और कुछ बयान ये भी आए थे, कुछ पिछले साल की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों के बयान ये भी आए थे कि जब रात को कपाट बंद हो गए हैं, तो ऐसी कौन-सी पूजा है जो पीछे के रास्ते से हो रही है?
देखिए, आप किस प्रकरण की बात कर रहे हैं, रात की कि कब पूजा हुई, ये मुझे वो नहीं है, स्पष्ट जी। जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा एक पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो वीआईपी व्यवस्था रहती है, देश के कितने जितने भी मंदिर हैं, सभी बड़े हुँ, मंदिरों में ये व्यवस्था है। लेकिन उसके लिए मेरा ये मानना है कि एक सिस्टम होना चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं कि जब मर्जी वीआईपी आए और तब मर्जी चला जाए। एक उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके लिए एक समय होना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो, जैसे वीआईपी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनका एक प्रोटोकॉल होता है हाँ, और उनके सुरक्षा मानक होते हैं, सुरक्षा के कारण से भी कई चीज़ें रहती हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको प्राथमिकता दी जाती है, प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, फॉलो किया जाता है। वो व्यवस्थाएं सभी मंदिरों में, लेकिन उसके लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए और वो की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, अगर वो व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए, उसके लिए टाइमिंग कर ली जाए कि भाई ठीक है भाई, जो वीआईपीज हैं उनको इतने बजे से इतने बजे का समय रहेगा, वो आएंगे। अब थोड़ा-सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होता है कि कोई सुबह आता है तो जब मर्ज़ी तब आता है, तो तब तभी आता है। उसको वो कर देते हैं। उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन व्यवस्था बनानी चाहिए ऐसी। और वीआईपी व्यवस्था, मैं कह रहा हूँ कि वही कारण है कि प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से, कई कारणों से हुँ, उनको देनी बहुत आवश्यक होती है। वो देते ही हैं, सभी मंदिरों में रहती है। ये है। दूसरा क्या है कि शायद मेरे को लग रहा है, जो आप कह रहे हैं कि रात को तो केदारनाथ धाम में जो जब से ये भीड़ काफ़ी बढ़ी है, तो तब से क्या रहता था कि पहले जो अभिषेक, महाभिषेक वगैरह इत्यादि करते थे, तो हुँ, वो सुबह के समय में करते थे। तो उस हुँ, समय लिमिटेड लोग होते थे, तो चल जाता था। लेकिन क्या है कि अब इतनी ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उसके कारण से दिन भर में दिन में जो महाभिषेक वगैरह इत्यादि हैं, वो नहीं कराए जा रहे हैं। जी, क्योंकि उस दिन में अगर महाभिषेक और जो अन्य पूजाएँ हैं वो कराएँगे, तो जो आम श्रद्धालु उनको बड़ी कठिनाई होगी, बिल्कुल। दर्शन नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए वो हमने एक व्यवस्था करी थी, हमारे समय में ये व्यवस्था थी कि रात को हम उन लोगों को जब भोग इत्यादि लग जाता था मंदिर में, तो उसके पश्चात फिर रात को अ, अभिषेक पूजाएँ संपादित कराते थे, और सुबह होने से 4 बजे से पहले, 4 बजे से फिर जो आम दर्शन हुँ, है, हुँ, आम हुँ। श्रद्धालु हैं, उनको दर्शन कराते थे। हाँ, कुछ ही ऐसी ही व्यवस्थाएँ जो हैं लगातार, क्योंकि अगर बाहर का कोई व्यक्ति है तो उनको नहीं पता कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि उन तक बातें या तो अधूरी पहुँचती हैं या फिर वो उतना ही पहुँचती है जितना वो सोशल मीडिया पे देख के आते हैं। तो सर, इन सारी चर्चाओं में एक मैं आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप 3 साल आपने जो है बीकेटीसी में काम किया है, दोनों धामों को बहुत करीब से देखा है, वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की सारी चीज़ों को। तो आपको क्या लगता है कि असल में, वाक़ई में आज के समय में जो श्रद्धालु हैं, वो किस तरह के श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँच रहे हैं? देखिए, ये सवाल अच्छा भी है, क्योंकि आज के दिन में एक तो मैं आपको पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि आज के देश में, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से एक धार्मिक जागरण का, सांस्कृतिक जागरण का, और जो हमारे राष्ट्रीय जो मूल्य हैं, जो हमारे संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं के जो मानक थे, उनके प्रति एक रुझान बढ़ा है। हुँ, और पूरे देश में भी आप देख सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने हमारे धार्मिक स्थल थे, तीर्थ स्थल थे, उनके पुनरुद्धार का, जीर्णोद्धार के भी व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर कार्य हुए हैं। हुँ, सारे धामों की काया पलट हुई है, और उसको उन्होंने विकास के साथ में विरासत, जो मोदी जी ने नारा दिया है कि विकास के साथ में विरासत, विरासत को जोड़ने के लिए उन्होंने उसके साथ में विकास को भी जोड़ा, ताकि लोगों की जो एक अपनी जो पारंपरिक जो मूल्य हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास भी बना रहे। धार्मिक पुनर्जागरण का जो उन्होंने एक वो किया है, वो उसके साथ साथ में विकास भी। आप जानते ही हैं कि जो धार्मिक स्थल है हमारी, अगर हम बाजार की दृष्टि से कहें तो सबसे बड़ा बाजार है, हुँ, सबसे बड़ा बाजार है, और सबसे ज़्यादा कस्टमर इस मार्केट में है, धार्मिक क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से अ, हमको वहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट है, मैं थोड़ा ऐसी भाषा में उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग, मार्केटिंग का ज़माना है, तो हमको प्रोडक्ट भी अपने थोड़ा ठीक करने हैं, सारी चीज़ें। तो उसके साथ में
दोनों चीज़ें, मतलब हम अपनी परंपराओं से भी जुड़ रहे हैं, हम अपने संस्कारों से भी जुड़ रहे हैं, धार्मिक महत्ता भी समझ रहे हैं और उसके हुँ, साथ-साथ में आर्थिकी भी जुड़ रही है हमारी, हुँ, क्योंकि बिना आर्थिकी के तो कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब एक अद्वितीय पहल मोदी जी के द्वारा पूरे देश में की गई और उसका परिणाम हमको भी दिख रहा है कि आज हमारी धामों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। पहले बद्रीनाथ धाम में जितने तीर्थयात्री श्रद्धालु आते थे, उसके 1/3 1/4 केदारनाथ में आते थे। हुँ, लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं और उनके केदारनाथ धाम के यात्रा के पश्चात से आज केदारनाथ धाम में सर्वाधिक श्रद्धालु आ रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि आप जानते हो कि बद्रीनाथ के मुकाबले केदारनाथ धाम की जो यात्रा है बहुत कठिन है और पैदल चलना पड़ता है 18-20 किलोमीटर। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और जो आपने सवाल किया था उस सवाल का ये है कि आप स्वाभाविक है, जब भीड़ बढ़ती है तो उस भीड़ में कुछ अन्य तरीके के लोग भी आते ही हैं, जिनको कि थोड़ा सी मैं एक नई किस्म की आपदा उसको मानता हूँ, जो आजकल ये यूट्यूब ब्लॉगर और इस तरीके के जो लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे मैं ये इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि यूट्यूबरों का ब्लॉगरों का इनका विरोधी नहीं हूँ मैं। अच्छी बात है, आप अच्छी चीज़ों को उठाइए, अच्छी चीज़ों को करिए, लेकिन केवल फैन फॉलोइंग के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर देते हो। तो उसके कारण से कई बार जो धार्मिक मान्यताएँ, परंपराएँ हैं, उनको हुँ, भी ठेस पहुँचती है और मैं लगातार अनुरोध भी करता रहता हूँ लोगों से कि भई हम ठीक है, अपना हमारा ठीक है, हम अगर इस काम को कर रहे हैं, यूट्यूब में कुछ वो करना है, कोई ब्लॉग बनाने हैं, कुछ करना है, करिए, उसको रील बनाइए। लेकिन हम अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा काम ना करें कि जिसके कारण से जो परंपराएँ हैं, मान्यताएँ हैं, उनको ठेस पहुँचे, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाएँ आहत हो और दूसरी चीज़ कि समाज में गलत परसेप्शन तैयार हो। तो हुँ। इस तरीके के लोग भी आज आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से थोड़ा चिंताजनक भी है। आप देखिए कई बार आप अभी आपने महाकुंभ हुआ हुँ, हरिद्वार में, हुँ। ये प्रयाग प्रयागराज में में। कितने किस्म के वीडियो वायरल हुए, कितने किस्म की चीज़ें हुई, जो चीज़ें इतना बड़ा महाकुंभ, इतना सारी कुछ हुई, जहाँ 60-70 कुछ आस्था की जो बात होनी आज थी। तक की बात होनी चाहिए थी, हमारी धार्मिक मान्यताओं की बात होनी चाहिए, उनके बजाय कई बार मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी-ऐसी चीज़ें चली, जिनका कि हुँ, कोई सिर ना पैर बिल्कुल। और जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनसे कोई संदेश नहीं जाना था, उस तरीके की बातें हाइलाइट हुई। तो इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, हर मंच पे ही कहता हूँ कि हम ठीक है, आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, आप रील्स बनाने का आपको शौक है, लेकिन इसके एक सीमा रखिए, जो संदेश खराब ना जाए समाज में, इसका हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और इस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, तो उनका वीडियो फ़ोटो बनाना कोई बुरा भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने वीडियोज़ फ़ोटोज़ ले लिए। लेकिन कुछ लोगों के गलत करने की वजह से, गलत वीडियोज़ की वजह से या फिर अपनी सीमाओं से बाहर जाने की वजह से, उन लोगों को भी जो है उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। केदारनाथ में अभी कपाट खुलने से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि डीजे लगाकर एक व्यक्ति वहाँ पे नाचते हुए दिख रहा था। काफ़ी वायरल वो वीडियो हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी परेशान करने वाली हैं। दूसरी चीज़, ये वीडियोज़, फ़ोटोज़, ब्लॉगर्स की वजह से सरकार ने एक नियम निकाला था कि मंदिर परिसर में फ़ोन को अलाउड नहीं किया जाएगा 500 मीटर के आस-पास में। लेकिन उसके बाद भी अभी जब कपाट खुले, तो बिल्कुल नंदी जी के बगल से ही जाकर वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। पूरे सारा फ़ोन का यूज़ हो रहा है। ब्लॉगर सबसे ज़्यादा वहाँ पर दिखे। अगर हम जब डोली मंदिर पहुँची तो वहाँ पे लोगों के हाथ जुड़े हुए कम और हाथों पे मोबाइल ज़्यादा दिखे। तो ये तो स्थिति आप किस तरह से देखते हैं ये? निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं इसे एक नई तरीके की आपदा मानता हूँ। हुँ, कि मैं आपको एक थोड़ा आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि गत वर्ष सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो देखा मैंने। हुँ, वो फ़ोटो केदारनाथ जी के जब कपाट खुल रहे थे, उस समय का वो फ़ोटो था। तो उस फ़ोटो में वो किसी पीठ की तरफ से किसी ने वो फ़ोटो खींचा हुआ था, तो सारे लोग थे, बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ का पूरा सबका मुँह दरवाजे की तरफ था, जहाँ से कपाट खुलते हैं और सबके हाथों में मोबाइल थे, मोबाइल हाथ खड़ा करके सबने मोबाइल खड़ा किया हुआ था हुँ, और उनमें से एक व्यक्ति के कंधे में
एक बच्चा बैठा हुआ था और उस बच्चे ने दोनों हाथ जोड़ करके वो बैठा हुआ था। चाहे उसके पिता रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, पिता ही रहे हुँ, होंगे, शायद बच्चा था। तो हाथ जोड़ करके बैठा हुआ था कंधे में, और बाकी सबके जितने लोग थे वो, बाकी सबके हाथ खड़े थे और हाथ वो मोबाइल पकड़े हुए थे। तो किसी ने उसपे बहुत सुंदर सा कैप्शन लिखा हुआ था। उसने लिखा हुआ था कि इस समय केवल इस बच्चे को ही पता है कि क्या करना है इस समय। हुँ, तो बहुत व्यंग्यात्मक भी था और बड़ा तीक्ष्ण टिप्पणी भी थी वो, कि एक बच्चे को पता है कि भगवान ने तो हाथ जोड़ने हैं, बाकी सब मोबाइल लेकर के मोबाइल उससे कैप्चर करने का उनको। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप करिए, अपना शौक भी पूरा करिए, और होता है कि फ़ोटो, वीडियो उसके माध्यम से आप कुछ अपनी स्मृतियाँ सहेजना भी चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कब करना है, कब नहीं करना है, इसका इसका थोड़ा ध्यान ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। सर आज की चर्चा से हमारे दर्शकों को कई सारी बातें ज़रूर पता चली होंगी। उन सारी बातों के ऊपर जिनके वो अपने दिमाग में वो फिट करके बैठे हैं कि एक छवि बना के बैठे हैं कि नहीं जी, मंदिर समिति में इतना सब कुछ होता है या फिर बीकेटीसी में आपके रहते हुए चीज़ें जो एक विरोधाभास में थी, जो लोगों की नज़रों में गलत थी। गलत ये कि क्यों नहीं हमको बताया गया क्यूआर कोड किसने लगाया, क्यों नहीं बताया गया सोना प्रकरण का क्या हुआ या फिर बहुत सारी बातें। और ये हम एक ये कह सकते हैं कि विडंबना है। टीम नहीं देखता कोई कि पीछे करने वाला कौन है या फिर क्यों नहीं चीज़ें बाहर आ रही हैं। बाहर वो चीज़ें दिखती है, लोगों को वो चीज़ें दिखती है कि अध्यक्ष ये है तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, फिर क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोगों को ये ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि असलियत क्या है, कहानी वाक़ई में क्या है। और सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों तक सारी बातें जो हैं एक निष्पक्ष रूप से पहुँचाने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। तो दर्शकों, हमारे धामों के बारे में और धामों में घटित कई घटनाओं के बारे में आज आपको विस्तार से ज़रूर पता चला होगा। ऐसे ही और मुद्दों को लेकर मैं जल्द ही हाज़िर होंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आईटीजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले मेहमान के साथ जल्द ही हाज़िर होंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आईटीजी टॉक्स। धन्यवाद।